प्यारे भैयाओं, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास से जुड़ा हुआ पाठ तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के इतने बड़े भूभाग पर अपना कब्जा करती है और किस प्रकार वह भारत से दीवानी प्राप्त करती है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है 1765 का, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहे हैं। दीवानी का अर्थ होता है पैसों से जुड़ा हुआ, किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था को अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया और एक प्रकार से कहे तो पूरी ही प्रशासनिक इकाई को अपने हाथ में ले लिया और मुगलों को और जो भी उस समय के बादशाह या उस क्षेत्र के नवाब राजा होते थे वो केवल नाम मात्र के राजा थे। अब सारा ही कार्य अंग्रेज करने लगे, कंपनी दीवान बन गई। आज अपना यह प्रकरण है। यह 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया कि अब बंगाल के अंदर जितना भी राजस्व वगैरह होगा, जो भी कर टैक्स होगा, वह कंपनी वसूल करेगी। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुओं की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने तंबू में घटित की होगी। यानी वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग या सैकड़ों की संख्या में लोग होंगे नहीं, परंतु इसका गुणगान ऐसा किया गया है कि यह ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा भव्य समारोह होगा। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। यानी अंग्रेजों के साथ में उनके चित्रकार भी होते थे, वो उनका गुणगान करने के लिए इस प्रकार के चित्र बनाते थे कि ये हमारा जो भी अधिकारी वो कितना बड़ा था। बंगाल की दीवानी अपने हाथ आ जाने के बाद अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया और यह घटना भारतीय इतिहास के अंदर बहुत बड़ी मानी जाती है। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई और कंपनी का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि वह किस प्रकार भारत से पैसे कमाए और जो चीज़ उनको चाहिए थी वह दीवानी उनको मिल गई। अब उसे अपने जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था कि किस प्रकार अपनी जमीन पर वह शासन चलाए और किस प्रकार अपने इस आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करें और टैक्स व्यवस्था को स्थापित भारत में करें। इसके लिए उसे एक रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। यानी कंपनी का जो भी खर्चा होता था वो सारा खर्चा भारतीय लोगों से किस प्रकार वसूल किया जाए, उसके लिए एक नई व्यवस्था उनको तय करनी थी और उसके लिए किस प्रकार पैसे जुटाए जाए उसकी एक नियत उसकी एक नीति, उसकी एक योजना, उसकी प्लानिंग कैसे की जाए। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। आखिर में यह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी, तो यह व्यापारिक कंपनी थी, तो उनको यह भी ध्यान रखना था कि हम लोग शासन भी करेंगे और साथ साथ में अपनी कंपनी की चीज़ों को यहाँ पर बेचेंगे भी और खरीदेंगे भी। इन चीज़ों का भी इनको भी ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी था। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। उसको ये लगने लगा कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको सावधानी भी बहुत रखनी पड़ेगी। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन कर चुके थे। यानी जो भी पहले वहाँ के राजा वगैरह थे उनको भी शांत करना उनको बहुत ही जरूरी था, क्योंकि वह बाहर के लोग थे। उनको लगता था कि ये हमारा सपोर्ट या हमारा सहयोग करेंगे या नहीं, कहीं हमारे साथ में यह विरोध नहीं कर दे। जिनके पास अभी भी काफ़ी मात्रा में ताकत और सम्मान बाकी था, जो उस समय के देहाती और गांवों के अंदर ठाकुर वगैरह या इस प्रकार के सामंती व्यवस्था थी, वो लोग कहीं नाराज ना हो जाए तो उनको भी संभाल कर रखना था। ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि भाई हम
उन राजाओं के ऊपर जो पहले से ही यहाँ के राजा हैं उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे, उनको खत्म नहीं करेंगे। इस प्रकार की उन्होंने एक बीच का रास्ता अंग्रेजों ने अपनाया। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। कंपनी ने यह सोचा कि यह कार्य किस प्रकार से हो और ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया जाए। हम लोगों ने आगे पढ़ा है उपनिवेश का अर्थ एक देश का दूसरे देश पर सैनिक कब्जा, जिसके कारण उस कमजोर देश के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि ढांचे के अंदर किस प्रकार परिवर्तन आता है, यह उपनिवेश कहलाता है। सामान्य अर्थ में कहें तो एक देश का दूसरे देश के ऊपर सैनिक कब्जा, यानी शक्तिशाली देश का गरीब देश के ऊपर या कमजोर देश के ऊपर कब्जा करना। आय के संसाधन कैसे जुटाए जाए, यानी नए आय के स्रोत किस प्रकार से पैदा किए जाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए जाए और मन मुनाफिक फसलें कैसे उन लोगों से कराई जाए। इस प्रकार के सवाल उनके मन के अंदर थे और इनके बारे में हम लोग इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। कंपनी की आमदनी, अब कंपनी की आय कहाँ से होगी, कंपनी को पैसे कहाँ से मिलेंगे। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। वो अपने आप को अभी भी एक व्यापारी ही मानती थी, एक शासक के रूप में, प्रशासक के रूप में वो अपने आप को अभी भी साबित नहीं कर पाई थी। और उनके मन के अंदर इस प्रकार की शंका थी कि क्या हम लोग इस कार्य को किस प्रकार से कर पाएंगे। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसे आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचाहट हो रही थी कि वे क्या उसका आकलन हो, उसका नियंत्रण करें। तो उसके नियंत्रण के लिए हम लोग किस प्रकार की नीति अपनाएं। वसूल लोगों से अगर पैसे करने हैं तो वसूली टैक्स के रूप में, और उसका आकलन कैसे हो, किससे कितना लिया जाए, उसके बारे में अभी वो व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह रही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे, यानी लोगों से अधिक आय लें और कम पैसों के अंदर लोगों से क्या लें, यहाँ से कच्चा माल लें और वो आगे बेचें। इस कारण 5 साल के भीतर कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। धीमे धीमे कंपनी ने अपनी चीज़ों को, देखिए किस प्रकार से उन्होंने यह अपनी नीति अपनाई। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले में सामान खरीदती थी। पहले वह आयात करती थी सोना और चांदी, उसके बदले में वह सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही वह निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी, यानी उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि अब वह व्यापार करने के अंदर, यानी चीज़ों को आयात और निर्यात करने के लिए अब उनको इंग्लैंड से कोई या सोने चांदी की चीज़ें बेचने या खरीदने की जरूरत नहीं उनको पड़ रही थी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कंपनी लालची हो रही थी और वह अपने फायदे के लिए हर प्रकार के लोगों से टैक्स वगैरह ले रही थी। कारीगर धीमे धीमे गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को ज़बरदस्ती बेचने के लिए मजबूर करना उनको किया गया कि भाई आपको इतने ही पैसे में दी जानी, भी हम लोग खरीदेंगे। इससे क्या होने लगा, मजदूरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और वह धीमे धीमे गांव छोड़कर भागने लगे, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थितियाँ अब खराब होने लगी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती धीमे धीमे चौपट होने की दिशा में जा रही थी। और इसी कारण भारत के अंदर जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह धीमे धीमे, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वह भी नष्ट होती जा रही थी। इन अंग्रेजों ने जिस प्रकार अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश की वह भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी हानिकारक सिद्ध साबित हुई। आगे हम लोग अगले कालांश में पढ़ेंगे।